हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अदिश फलन की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद में हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र की जो डाइवर्जेंस की जो एक्सप्रेशन है उसको हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस की परिभाषा को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म्स लिख रहा हूँ। अगर हम उस मैथमेटिकल टर्म्स को लैंग्वेज के रूप में लिख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो हम आसानी से सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है उसकी मैथमेटिकल टर्म्स कुछ इस हिसाब से होती है। डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हम डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो किस हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे, तो लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इस मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसको हम लैंग्वेज के रूप में फॉर्म करेंगे तो किस हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जैसे ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको डेल ऑपरेटर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस को। जैसे हमने इसको तो बोला था ग्रेड फाई, ये तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जैसे डाइवर्जेंस निकालते हैं तो डेल वेक्टर डॉट कोई भी सदिश क्षेत्र है उसकी वैल्यू, जैसे ए वेक्टर हो गया तो इसमें डॉट आता है, इसमें विदाउट डॉट आता है। जब हम कर्ल निकालेंगे तो डेल क्रॉस ए वेक्टर, इस हिसाब से कुछ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही है। हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है उसको। तो देखो, सबसे पहले सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक एक जो टर्म है उसको हम तोड़ के यहाँ पे एनालिसिस करके या समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपने ऐसे पढ़ा होगा, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी प्रकार आपने मैग्नेटिक जो फ्लक्स है फाई एम इक्वल्स टू पढ़ा होगा बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, ये ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें dv का भाग लग जाए तो हम कहेंगे कि प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब हमने मैथमेटिकल टर्म से ही हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की यहाँ पे हमने लैंग्वेज को फॉर्म किया है, निर्माण किया है लैंग्वेज का हमने। तो हम क्या क्या कहेंगे कि इस प्रति एकांक आयतन से निर्गत जो फ्लक्स है उसे क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहेंगे। जैसे आपने प्रेशर को डिफाइन किया होगा P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला जो बल है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सिमिलरली प्रति एकांक आयतन से जो निर्गत जो फ्लक्स है वही क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो ये तो हमने मैथमेटिकल टर्म्स में इसको डिफाइन कर लिया, लेकिन पूरी जो डेफिनेशन है वो किस हिसाब से बनेगी? तो मान लेते हैं सदिश क्षेत्र, ये कोई पॉइंट P है, इस पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है? A है। और इस सदिश क्षेत्र में कोई एक अल्पांश आयतन रखा हुआ है जिसको हमने कहा है कि dv। अब इस अल्पांश आयतन के प्रति एकांक आयतन से निर्गत जो फ्लक्स होगा वही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। मतलब सदिश क्षेत्र में स्थित, मतलब ये सदिश क्षेत्र हो गया, इसमें स्थित
अल्पांश आयतन के बंद पृष्ठ, देखो ये पृष्ठ जो है ये कैसा है, ये बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से जो निर्गत जो फ्लक्स होगा वही क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो हमें सिस्टमेटिक नोट्स भी प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें सिस्टमेटिक यहाँ पे इसके नोट्स को डिफाइन करता हूँ और एक बार फिर से इसको परिभाषित करते हैं ताकि 2 बार आप किसी चीज़ को पढ़ो तो अच्छे से वो क्लियर हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो जैसा हमने आपको बताया था ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है कि सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन, तो सदिश क्षेत्र में ये सदिश क्षेत्र है, इसमें स्थित कोई अल्पांश आयतन है जिसको हमने डीवी कहा। अल्पांश आयतन के बंद पृष्ठ, तो ये एक बंद पृष्ठ है जैसा हमने आपको बताया था। अल्पांश आयतन के बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन, तो मतलब इसमें डीवी का भाग लग जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन से जो निर्गत जो फ्लक्स होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहेंगे। तो हमने लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में या कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से जो निर्गत जो फ्लक्स है उसका यहाँ पे हमने डायग्राम शो किया है। तो यही चीज़ है, देखो जो हमने डेफिनेशन में लिखा है उसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि दैट इज का मतलब होता है अर्थात। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल्स टू होता है डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिमिट डीवी टेंड्स टू 0, मतलब आयतन को हम अल्पांश ले रहे हैं। ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा हमने बताया आपको। अगर इसमें आयतन का भाग दे दें तो प्रत्येक एकांक आयतन से जो निर्गत जो फ्लक्स होगा वही क्या होगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको हम कैसे चित्र के द्वारा इसको माइंड में एक मैप बना सकते हैं। तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में व्युत्पन्न क्या होगा या एक्सप्रेशन क्या होगी, उसको हम इससे आगे ड्राइव करेंगे। तो देखो उम्मीद करता हूँ कि आपको सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो एक्सप्रेशन लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में क्या होगी उसको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में व्युत्पन्न। तो इसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके सेंटर जो पॉइंट है, जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक है, माना मध्य बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का जो मान है वो है ए वेक्टर इक्वल्स टू A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। मतलब इस पॉइंट पे जो सदिश क्षेत्र का जो मान है वो क्या है? A1 E1 कैप, A2 E2 कैप और A3 E3 कैप है। तो देखो सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस की जो एक्सप्रेशन हम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? तो देखो हमने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल्स टू बोला था आपको लिमिट dv टेंस टू 0, मतलब अल्पांश आयतन हमने यहाँ पे लिया है 1/dv क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मतलब सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस अल्पांश से नेट निर्गत फ्लक्स को हम निकालेंगे कि कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है। उसके बाद में इस अल्पांश का कितना आयतन है उसका अगर हम भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो देखो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम नेट फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद में इस अल्पांश का आयतन का इसमें भाग दे देंगे तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस आ जाएगा। लेकिन देखो इस अल्पांश आयतन से कितना फ्लक्स पास होगा, इसके लिए इसके प्रत्येक जो फलक है उस पर सदिश क्षेत्र का मान हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक जो फलक है उस पर हमें क्या पता होना चाहिए? सदिश क्षेत्र का मान पता होना चाहिए, और फिर उसके एरिया, उस फलक के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कहने का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ कि जो थीम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि U1 वक्र जो है उसके अनुदिश कितना फ्लक्स पास हो रहा है, U2 वक्र के अनुदिश कितना फ्लक्स पास हो रहा है, U3 वक्र के अनुदिश कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तीनों फ्लक्स को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और टोटल फ्लक्स में से इसके टोटल वॉल्यूम का अगर भाग दे देंगे तो हमें सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमें मिल जाएगा। तो देखो जब हमने वक्र रेखीय निर्देशांक
तंत्र पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि रेखा अवयव जो है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है H1 DU1, इसकी जो लेंथ होती है H2 DU2 और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है H3 DU3। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स कितना पास होगा। तो देखो U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ABCD जो फलक है ABCD, इस फलक पे सदिश क्षेत्र का मान कितना है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ABCD फलक पे सदिश क्षेत्र का मान कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे सेंटर से ABCD जो फलक है, ये सामने की वाला फलक ही तो है, इस पे आने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा A वेक्टर का, तो वो हो जाएगा A1 हो गया। अब देखो जब हम U1 वक्र के अनुदिश आएंगे तो सदिश क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन है वो मान लेते हैं डेल A1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि U1 वक्र के अनुदिश परिवर्तन की दर कितनी है, तो आप U1 वक्र के अनुदिश जो टोटल जो डिस्टेंस है उसका भाग दे देंगे, तो वो हो गई H1 डेल U1। अब देखो केवल हम एक अक्ष को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 5 से डेरिवेटिव का काम में ले रहे हैं। अब देखो ABCD फलक पे हम सदिश क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं कि वक्र के अनुदिश घटक, दूसरा है परिवर्तन की दर, और हम सेंटर से ABCD जो फलक है उस पे आएंगे तो कितनी दूरी चल के आएंगे। सेंटर पे देखो टोटल डिस्टेंस पीछे वाले फलक से आगे वाले फलक पे डिस्टेंस कितनी है, H1 DU1 है, DU1 है, लेकिन हम सेंटर से ABCD फलक पे आ रहे हैं तो H1 DU1/2 तो आगे चल रहे हैं, H1 DU1/2 पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, H1 DU1/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यदि U1 वक्र के अनुदिश, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि इसके सेंटर पॉइंट पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, U1 वक्र के अनुदिश नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स निकालने के लिए U1 वक्र के अनुदिश जितने भी फलक हैं उन पे सदिश क्षेत्र का मान आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने लिखा है कि यदि U1 वक्र के अनुदिश A1 में परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो परिवर्तन कितना है डेल A1, और परिवर्तन की दर पूछे तो दूरी का भाग लग जाएगा, तो डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 है। तब फलक ABCD के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा, इतना होगा A1 प्लस डेल A1 H1 DU1 H1 DU1/2। तो ये तो ABCD फलक पे सदिश क्षेत्र का मान हो गया। अब देखो इसी एनालॉजी को काम में लेते हुए हम OEFG जो फलक है, इस पीछे वाला जो फलक है इस पे सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा। अब देखो जैसे ABCD जो फलक है वो सामने की तरफ है, हम अक्ष वक्र के अनुदिश चल रहे हैं, U1 वक्र भी ऐसे ही है। जैसे हम मान लेते हैं कोई XYZ एक्सिस है, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो हम अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो दूरी जो जैसे कोई भी कंपोनेंट आएगा I कैप आएगा, उधर जाएंगे तो माइनस I कैप आएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलेंगे हम। OEFG जो फलक है इस पे सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले उधर जो है इधर बाहर की तरफ A1 है, तो अंदर की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ -A1 हो जाएगा, तो माइनस को हमने बाहर कॉमन ले लिया A1। तो देखो सबसे पहले जैसे ABCD पे जिस हिसाब से निकाला है ठीक वैसे ही पीछे वाले फलक के लिए हम OEFG फलक पे सदिश क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले वक्र के अनुदिश घटक लेंगे, जैसे यहाँ पे A1 लिया है तो वहाँ पे -A1 हो जाएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया, तो परिवर्तन की दर भी माइनस में आएगी, तो इसलिए माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो देखो तो वक्र के अनुदिश चलेंगे पीछे की तरफ, तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल A1 अपॉन H1 डेल U1, ये परिवर्तन की दर हो गई। अब सेंटर से OEFG जो फलक है उसके सेंटर पॉइंट पे मध्य बिंदु पे जाएंगे, तो देखो बाहर की तरफ हम चल रहे थे H1 DU1/2 दूरी चल रहे हैं, तो अंदर की तरफ अक्ष के विपरीत दिशा में जाएंगे पीछे की तरफ, तो कितनी डिस्टेंस चलेंगे, -H1 DU1/2। अब देखो ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा OEFG जो फलक है उस पे सदिश क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, A1 माइनस डेल A1 H1 डेल U1 H1 DU1/2। अब देखो मैंने आपको
ABCD जो फलक है इस पे सदिश क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर दिया। और सिमिलरली इसी प्रकार आप लैंग्वेज लिखोगे, फलक OEFG के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, -A1 डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 D1/2। अब इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि जैसे इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि BCFG जो फलक है इस पे सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि A2 और A2 वक्र U2 वक्र के अंदर सदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल A2 अपॉन H2 डेल U2 इनटू सेंटर से BCFG तक आओगे आप तो H2 DU2/2। कितनी डिस्टेंस आप चल के आओगे। ये जो पीछे वाला जो फलक है U2 वक्र के अंदर इस पे सदिश क्षेत्र OADE, इस पे सदिश क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, A2 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखो वक्र के अंदर इस परिवर्तन की दर डेल A2 अपॉन H2 डेल U2 इनटू देखो आगे वाले फेस पे आप जा रहे हो तो कितनी दूरी चल के जा रहे हो, H2 DU2/2, पीछे वाले फेस पे -H2 DU2/2 चलोगे, H2 DU2/2, तो माइनस को मैंने आगे ले लिया। सिमिलरली हम अगर मैं आपसे पूछूं U3 वक्र के अंदर जैसे DEFC इस फलक पे सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर A3 वक्र के अंदर घटक हो गया, उसके बाद में U3 वक्र के अंदर सदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर डेल A3 अपॉन H3 डेल U3 और सेंटर से यहाँ तक कितनी दूरी चल के आ रहे हैं हम, H3 DU3/2 इतनी। अब मैं पूछूं कि सर नीचे वाले फलक पे सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा, माइनस बाहर ले लेंगे, A3 फिर परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल A3 अपॉन H3 डेल U3 और जैसे U3 वक्र ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ माइनस में डिस्टेंस आएगी, तो -H3 DU3/2, तो माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्रत्येक जो फलक है उस पर सदिश क्षेत्र का जो मान है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपको ये केवल समझाने के लिए बताया है, केवल आपको एक वक्र के अंदर ही चलना है, फिर एनालॉजी से या कह सकते हैं कि एक जैसे ही ये सारी टर्म्स, तो उस हिसाब से हम सिमिलरली निकाल सकते हैं। तो ABCD जो फलक है उसके मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का जो मान है वो ये हो जाएगा। अब सिमिलरली इसी प्रकार OEFG जो फलक है उस पे सदिश क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स कितना पास होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स कितना पास होगा, तो देखो U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स तो लिखेंगे U1 वक्र के अनुदिश निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा। देखो इसमें क्या होगा कि U1 वक्र के अंदर नेट फ्लक्स जो पास हो रहा है उसको हम φ1 बोल देते हैं। अब देखो ये φ निर्गत माइनस φ प्रवेशित, मतलब निर्गत फ्लक्स में से प्रवेशित जो फ्लक्स है उसको आप बाहर घटा दो तो आपको φ नेट जो है U1 वक्र के अंदर से आपको मिल जाएगा। तो φ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो नेट फ्लक्स निर्गत कितना निकल रहा है, बाहर वाला जो ABCD जो फलक है इससे फ्लक्स निकल रहा है और अंदर वाला जो OEFG जो फलक है इससे फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो ABCD जो फलक है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हमने आपको बताया था A वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ये होता है फ्लक्स। तो ABCD जो फलक है इस पे सदिश क्षेत्र का मान कितना है, A1, ये देखो A1 प्लस डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 DU1/2, ये तो हो गया ABCD फलक पे सदिश क्षेत्र का मान। और ABCD जो फलक है इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो
जैसे ये तो हो गया H1 du1, ये हो गया H2 du2, तो ये भुजा भी H2 du2 हो जाएगी। और जैसे ये H3 du3, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी H3 du3। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका H2 du2 H3 du3। ये तो निर्गत फ्लक्स है। माइनस एंटरिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स कौन सा है, जो पीछे वाला जो फेस है OEFG से कौन सा फ्लक्स आ रहा है, तो माइनस आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू ये है। अब इसको माइनस माइनस प्लस मत कर लेना, क्योंकि हमने सदिश क्षेत्र को नेगेटिव ले लिया है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ए वेक्टर और ds वेक्टर जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, वो नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो सदिश क्षेत्र हमारा ऐसे, और जो एरिया की जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो ये माइनस आ जाएगा कहने का मतलब। तो ओवरऑल हम ऐसे मान के चलो, इस माइनस साइन को एडजस्ट करके हमने यहाँ पे लिखा है। तो निवेशी फ्लक्स कितना होगा, तो पीछे वाला OEFG जो फलक है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है, A1 माइनस डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 du1/2। और एरिया वही होगा। देखो ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो H2 du2 H3 du3। अब देखो इसको ध्यान से देखते हैं कि H2 du2 H3 du3 तो कॉमन है दोनों में। तो देखो ये -A1 और ये +A1, और ये माइनस या माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो देखो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। तो U1 वक्र के अनुदिश जो नेट फ्लक्स है वो कितना पास होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं। U1 वक्र के अनुदिश नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, देखो H1 यहाँ पे देखो स्केल फैक्टर है, तो इस H1 से ये H1 भी कैंसिल हो रहा है, इस H1 से ये H1 भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है डेल A1 अपॉन डेल U1। अब देखो डेल A1 अपॉन डेल U1 du1/2, और ये भी प्लस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, डेल A1 अपॉन डेल U1 du1/2। और देखो प्लस आधा आधा एक हो जाएगा, क्योंकि बाहर का तो कॉमन है ही, तो इसको लिख सकते हैं डेल A1 अपॉन डेल U1। फिर हो जाएगा देखो इसके बाद में देखो H2 H3 स्केल फैक्टर को पहले लिख लेते हैं। फिर देखो du1 du2 du3 du1 du2 और du3। तो U1 वक्र के अनुदिश जो नेट फ्लक्स है इसको हमने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले ABCD फलक पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, उसके बाद में OEFG फलक पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है, फिर हमने A वेक्टर डॉट DS वेक्टर लगा के ये निकाला। ये तो निर्गत फ्लक्स हो गया, निवेशी फ्लक्स हो गया। तो U1 वक्र के अनुदिश जो नेट फ्लक्स है वो इतना आता है, ये हमने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली U2 जो वक्र है, वक्र के अनुदिश नेट फ्लक्स कितना होगा वो हम यहाँ पे देखें। तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। तो U2 वक्र के अनुदिश नेट फ्लक्स कितना होगा, तो उसको लिखेंगे हम φ2। अब देखो चाहे तो हम सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जैसे BGFC, इस फलक पे सदिश क्षेत्र का मान क्या है इनटू इसका एरिया, और इस फलक पे सदिश क्षेत्र का मान कितना है, क्या ये हमने अभी आपको बताया था, इनटू इसका एरिया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगा के φ2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन बार बार उसी प्रोसेस को हम रिपीट नहीं करना चाहते, तो आपको इसकी एनालॉजी से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल U2 हो जाएगा। अब देखो φ1 है तो यहाँ पे A1 है सदिश क्षेत्र का मान, तो यहाँ पे A2 हो जाएगा φ2। अब देखो φ1 है तो स्केल फैक्टर कौन कौन से काम में आ रहे हैं, H2 और H3। मतलब φ1 है तो H1 स्केल फैक्टर नहीं काम में आ रहा, तो लिखेंगे जैसे φ2 होगा तो क्या होगा H3 H1। और फिर एरिया जो ये du1 du2 du3 ये सब में कॉमन है, du1 du2 और du3। और U3 वक्र के अंदर जो फ्लक्स का मान होगा, नेट फ्लक्स कितना पास होगा, तो डेल अपॉन डेल U3 A3 हो जाएगा।
और स्केल फैक्टर 3 नहीं आएगा, कहने का मतलब देखो जैसे 2 है तो H3 H1 आया है, 1 है तो 2 3 आया है, तो 3 है तो H1 H2 DU1 DU2 DU3। अब देखो ये जो अल्पांश आयतन है उसमें U1 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स इतना पास होता है, U2 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स इतना पास होता है, U3 वक्र के अंदिश नेट फ्लक्स इतना पास होता है। तो टोटल फ्लक्स हम A वेक्टर डॉट DS वेक्टर निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे, तो हमने आपको बताया था, देखो सबसे पहले डाइवर्जेंस A वेक्टर इक्वल्स टू, ऐसे बताया था हमको, लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv क्लोज सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर डॉट DS वेक्टर। अब देखो नेट फ्लक्स पूरे, ये जो पूरा जो अल्पांश है इससे नेट फ्लक्स हम निकाल लेंगे, तो ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा A वेक्टर डॉट DS वेक्टर की वैल्यू आ गई। उसके बाद में इस अल्पांश आयतन का इसमें भाग दे देंगे तो हमें सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लिखेंगे, देखो तो देखो थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है, तो आप लिखोगे कि अल्पांश आयतन से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स, अल्पांश आयतन से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, A वेक्टर डॉट DS वेक्टर कितना आ रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपके पास। अब देखो तीनों को ध्यान से देखते हैं, तो DU1 DU2 DU3 तो कॉमन आ रहा है तीनों में, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, φ1 + φ2 + φ3। अब देखो क्लोज सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर डॉट DS वेक्टर। अब देखो डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 क्या हो जाएगा, H3 H1 डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 डेल U3। अब ये DU1 DU2 DU3 कॉमन है, तो मैं इसको यहाँ पे जगह नहीं है तो लिखूँगा DU1 DU2 और DU3, यहाँ पे आ गई। अब देखो A वेक्टर डॉट DS वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसमें देखो आयतन का भाग देंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन का भाग देंगे। तो देखो ये तो इसकी लंबाई होगी H1 DU1, ये इसकी चौड़ाई होगी H2 DU2 और ये इसकी ऊंचाई होगी H3 DU3 इस अल्पांश आयतन की। तो अगर मैं आपको इसे आयतन पूछूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होगा। तो देखो इसको ऊपर वाला जो चीज़ है इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे। A वेक्टर डॉट DS वेक्टर की जो वैल्यू है आपके पास आ गई, इसीलिए डाइवर्जेंस A वेक्टर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv क्लोज सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर डॉट DS वेक्टर। अब देखो A वेक्टर डॉट DS वेक्टर की वैल्यू तो ये है ही, इसमें dv का भाग देना और कुछ नहीं करना है, इसीलिए डाइवर्जेंस A वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो dv का भाग देंगे तो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बता दी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमको हो जाएगा H1 H2 H3 DU1 DU2 और DU3। अब देखो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, मैं एक बार लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, DU1 DU2 और DU3। तो DU1 DU2 DU3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डाइवर्जेंस A वेक्टर इक्वल्स टू 1/H1 H2 H3। ये टर्म है ऐसे कैसे, यही तो बताया कि हम कोष्टक में ऐसे कैसे, तो डेल A1 डेल U1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की फाइनल एक्सप्रेशन है लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में। तो आप लिखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अभिष्ट व्यंजक है। तो यही हमें निकालनी थी।
तो हमने कैसे निकाला, किस हिसाब से इसको डिफ़ाइन किया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से आप रिपीट कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।